Well, hello everyone. I hope you guys are good and obviously you must be good क्योंकि कल एक हिस्टोरिक डे रहा। अब फाइनली थोड़ा सेटल डाउन हुआ तो मैंने सोचा कि कुछ टेक्निकलिटीज़ पर बात कर लेते हैं। संदीप लामिछाने के अनअवेलेबिलिटी पर बात कर लेते हैं। नंदन को थोड़ा सा खिंचाव आया था, टेपिंग की गई थी उनके ऊपर और टेप करने के बाद जाकर के वो लोग दोबारा आए बॉलिंग करने के लिए, लेकिन आगे हमने उनको बॉलिंग करते हुए नहीं देखा। जिस टाइम पर उनकी मसल खिंची उस टाइम पर उस ओवर को उन्होंने कंप्लीट जरूर करा, बट उसके बाद बॉलिंग नहीं करी। तो क्या सेकंड T20 में हम नंदन को और संदीप को देखेंगे, उसको लेकर के थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ी सी बात कल के मैच में कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट को लेकर के या कुछ ऐसे मोमेंट्स को लेकर के जो शायद हमने इस क्योस में हम शायद भूल गए या फिर शायद वो मिस आउट हो गए। जिसमें सबसे पहला मेंशन मैं करना चाहूंगा कुशल मल्ला का। हम बात करेंगे और अदर चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे हम पेनल्टीमेट ओवर के बारे में बात करेंगे जो 19th ओवर था, जहां पर 3 विकेट, मतलब एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि स्कोर जो है वो 160 तक टच हो सकता है, 160 के आसपास जा सकता है। जिस तरह से बीच में चीज़ें चेंज हुई और वो पॉसिबल था, लेकिन लास्ट में आकर के होल्डर का वो बहुत ज़बरदस्त ओवर और कुछ बहुत अच्छी कैचिंग और कुछ उनकी तरफ से कैच ड्रॉप, हमारी तरफ से भी कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन वो काफ़ी लेट जाकर हुआ। तब तक कुछ ज़्यादा मैच के रिजल्ट पर उसका फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यस, देयर वर सर्टेन थिंग्स जो, क्योंकि एक हिस्टोरिक विन आई है, क्योंकि ये एक ऐसी विक्ट्री है जिसका एक तो सबको इंतजार था। पिछले एक महीने में जो भी कुछ नेपाल में हुआ उसके बाद दे नीडेड वन रीजन, नेपाल फैंस नीडेड वन रीजन जिसको वो सेलिब्रेट कर सकें। बिकॉज बीते कुछ टाइम में सेलिब्रेशन जो थी वो नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली चीजें हम सब देख रहे थे कि पिछले एक महीने में जो भी कुछ हुआ उसको लेकर के कंट्री में खास करके काफी ज्यादा नेगेटिविटी आ चुकी थी, बिकॉज बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब पॉजिटिव की तरफ चीजें बढ़ चुकी थी और ये एक ऐसा मोड़ जहां पर वो जो पॉजिटिव की तरफ एक स्टेप बढ़ाया गया था, इससे बेहतर शायद पूरे कंट्री वाइड इससे बेहतर कोई रीजन नहीं हो सकता था सेलिब्रेट करने का। सो यस, इस जीत का सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि और अदर एस्पेक्ट में भी बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है ये जीत, और आई होप कि यहाँ से हम और कुछ बेहतर देखें जिस तरह से हम आगे बढ़े। खैर, इफ आई टॉक अबाउट कुशल मल्ला, सबसे पहले देखो, कल जिस तरह से, पहले पहले हम नंदन और संदीप के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैच पर आते हैं। सो नंदन, फिलहाल नंदन को लेकर के कैन की तरफ से कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि उनकी सेकंड मैच में अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि उनको आगे रिस्क में नहीं डालने के लिए उनसे ओवर नहीं कराया गया, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो एकदम एकदम बुरी हाल हो गई थी और टेयर हो गया था और मुश्किल हो गई थी। हाँ, ये है कि उनको दिक्कत आने लगी थी और अगर आप वहां पर 1-2 ओवर और करा लेते तो फिर वो मसल हो सकता है कि वहां से टेयर हो जाती और फिर दिक्कत हो जाती। सो वहां पर तो प्रिकॉशनरी मेजर से उनको पीछे रख लिया गया था। लेकिन अब कल वाले मैच में एक दिन का पूरा ब्रेक है, उन पर फिजियोस काम करेंगे। कल वाले मैच के बारे में हमें टॉस के थोड़ा देर पहले, उसके आसपास या टॉस के बाद पता चलेगा, और जैसे अपडेट आएगा उस बीच में अगर अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा कि वो मैच में रहेंगे या नहीं रहेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी उनके ऊपर टाइम दिया जा रहा है और कैन ने इस पर कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन फिलहाल पास ऑन नहीं की है। संदीप लामिछाने को लेकर भी यही सीन है। आई वॉज लकी इनफ टू आस्क दिस क्वेश्चन। आप लोगों ने शायद स्टुअर्ट लॉ का बयान देखा होगा, मैंने ही उनसे सवाल पूछा था अबाउट संदीप और उन्होंने, आप लोगों ने जवाब भी पढ़ लिया होगा, उन्होंने कहा था वहां पर कि वो उनका अपना फैसला था, संदीप का वो अपना फैसला था कि संदीप क्यों नहीं है, संदीप का ना होना अगले मैच में ये भी उनका ही फैसला रहेगा। और उन्होंने कहा कि आगे आपको जो भी पूछना है आप संदीप से पूछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल संदीप के ना होने की के बिना भी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म करा, शायद ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हालांकि जब मैं स्टेडियम पहुंचा था सबसे पहली नजर किसी प्लेयर में मेरी पड़ी थी, संदीप पर ही पड़ी थी, और मैंने देखा संदीप जाकर के पिच के पास खड़े थे, पिच के पास वो वॉक कर रहे थे, पिच को बहुत क्लोजली देख रहे थे। सो उस टाइम पर तो मेरे दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आया कि संदीप नहीं होंगे। इनफैक्ट टॉस के टाइम पर जब रोहित से पूछा गया तो रोहित ने बोला कि संदीप मिसेस आउट, तो मुझे लगा संदीप जोरा की बात कर रहे हैं वो, बिकॉज संदीप सुन करके अगर दो संदीप और आप कहते हो कि एक नहीं खेलेगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले संदीप जोरा ही आते हैं। मुझे नहीं पता तो संदीप लामिछाने की बात कर रहे हैं। तो संदीप का ना होना यह संदीप का अपना कॉल था, लेकिन अगले मैच में होंगे या नहीं होंगे इसके लिए भी हमें अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। खैर, अच्छी बात यह रही कि बिना संदीप के भी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और एक बार फिर से दिखा दिया कि भाई ये जो बॉलिंग यूनिट है जिसके बारे में अक्सर बात करते रहते, जिसने साउथ अफ्रीका को ही परेशान किया था, जिसने अदर टेस्ट नेशन को भी परेशान किया है, लेकिन विक्ट्री नहीं आई थी, इस वजह से वो बड़ा नहीं हुआ था। आज संदीप के एब्सेंस, आप सोचो आपका सिर्फ एक ही मेन स्पिनर खेल रहा था, ललित वाज द ओनली मेन स्पिनर जो खेल रहे थे, और यहां पर स्पिनर्स जो है बॉल रुक कर आ रही थी, स्पिनर्स को काफी मदद मिल रही थी, मतलब काफी तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ, स्पिनर्स का बोलबाला था और नेपाल में अक्सर रहता है।
और वो काम कुशल बुटेल ने, वो काम हमने देखा कि रोहित पौडेल ने आकर किया। तो संदीप के ना होने पर भी टीम ने काफी अच्छे जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई, क्योंकि ये बात जब मैंने कुशल बुटेल से ही मैंने ये सवाल पूछा था, उनके मतलब पहला सवाल जो कुशल, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे, बहुत जगह पर छोटी छोटी क्लिप्स इंटरव्यूज की हैं 2-3 मिनट की, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो पहला सवाल मैंने उनसे पूछा था अबाउट संदीप एंड अबाउट हिम। बेसिकली मैंने उनसे पूछा था बीइंग अ बॉलर, बीइंग अ बैटर, और संदीप के ना होने पर जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी उठाई, तो उन्होंने भी यही कहा कि यार, उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा कि यार वैसे हूं तो मैं बैटर ही, लेकिन आज जैसी जिम्मेदारी मिलती है उसको मैं प्ले करने की कोशिश करता हूं। और जिस तरह से कल उन्होंने बॉलिंग करी संदीप के एब्सेंस पर, दिस प्रीटी मच शोज कि अगर कुछ भी पिच में स्पिनर्स के लिए है तो बिना संदीप के भी नेपाल जो है वो काफी अच्छा रिजल्ट आपको ला करके दे सकती है। हाँ, ये जरूर है कि रन्स के मामले में थोड़ी सी चीजें और बेहतर हो सकती थी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई नो कि इस पर्टिकुलर पिच पर 150 के आसपास, 160 के आसपास एक टोटल आप दे करके अपनी बॉलिंग आपको देखते हुए, जैसी बॉलिंग आपकी है वो देखते हुए प्लेयर्स भी काफी पॉजिटिव थे, बिकॉज खुद भी नेपाल का यही मानना था कि यार अगर हमने 160 रख दिया बोर्ड पर तो हम उसको डिफेंड कर लेंगे। एंड आई हैड पारस दाई टॉकिंग ऑफ द फील्ड के 160 150 जो है हम डिफेंड कर लेंगे। सो ये उनका अपना ओपिनियन सबका था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर लास्ट के ओवर्स में जहां पर 2-3 विकेट आ गए, जहां पर बीच में 1-2 पॉइंट मैं ऐसा कहूंगा, हालांकि मैंने कल भी आप लोगों से कहा कि मैं रोहित को लेकर के बहुत नेगेटिव नहीं हूं, बिकॉज रोहित जब बल्लेबाजी करने आए थे तब सिचुएशन थोड़ी खराब। देखो, एक तो प्रेशर होता है, टेस्ट नेशन का प्रेशर होता है। आप देखो कल दोनों की विकेट कैसे गिरी, कल आसिफ की विकेट अगर आप देखो या फिर अगर आप कुशल बुटेल की देखो, विकेट कैसे गिरी। पहला उन्होंने बहुत ब्लॉक करके खेला, फिर एकदम से उनको लगा कि नहीं यार प्रेशर आ जाएगा हमारे ऊपर, इसलिए क्या करते हैं, निकल के खेलते हैं, एक आध दो बड़ा शॉट मारते हैं, वेस्ट इंडीज के ऊपर प्रेशर जो है वो शिफ्ट करते हैं। बहुत गलत बॉल पर, अकील हुसैन की बहुत गलत बॉल पर कुशल बुटेल निकल गए, और वहां पर फिर उनको ही पता था कि यार वो बॉल निकलने वाली नहीं थी, इसके डोकर के अंदर घुस जाती है और फिर स्टंप हो जाते हैं। फिर सेम आप देखो आसिफ को भी, आसिफ भी ऐसा ही लगा कि यार प्रेशर रिलीज करने के लिए निकले और फिर उनका कनेक्शन अच्छे से नहीं हुआ और फिर वो कैच आउट हो गए। सो इसके बाद आकर के कुशल मल्ला और रोहित ने जिस तरह से संभाला, और खास करके मल्ला ने प्रेशर बिल्कुल आने नहीं दिया। रोहित हालांकि थोड़ा रुक करके खेल रहे थे, बीच में एक आध शॉट मार रहे थे, बट वो काफी बार रुक करके खेल रहे थे, वो टाइम स्पेंड कर रहे थे। बट कुशल मल्ला जो है उनके बैट पर बॉल जो कनेक्ट हुई ना एक दो, भाई उन्होंने बढ़िया बढ़िया छक्के मारे, और उसके बाद जो प्रेशर था वो ट्रांसफर कर दिया। और आप सोचो 2 अर्ली विकेट गिरने के बाद भी आपने अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगाया और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करा। लास्ट में आयरी जहां पर खेल रहे थे वहां पर थोड़ा सा और कुछ हो जाता, एक आध दो बाउंड्री, एक आध दो अच्छे कनेक्शंस अगर हो जाते, जैसे आयरी ने एक काफी शॉट मारा था, वो जाकर के बॉल 6 गिरी थी। तो ग्राउंड छोटा है, सो ग्राउंड छोटा होने पर एक अच्छा कनेक्शन जो है वो आपको बाउंड्री पार पहुंचा सकता है। सो यस, वो अच्छे कनेक्शन थे, लेकिन आई स्टिल फील के लास्ट में, जैसे अगर आप मैं अगर पेनल्टीमेट ओवर की बात करूं, 19th ओवर की, तो देखो कितने 2 और 4 5 रन गए और 3 विकेट गिरी। तो यहां पर पहले 2 बॉल पर 4 रन जा चुके थे, अगली 4 बॉल में मतलब 19th ओवर के लास्ट 4 बॉल में 3 तो विकेट थी और फिर 1 रन था। तो यहां पर जो है वो वेस्ट इंडीज ने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लिया, वरना ये 148 जो है ये 155 58, हालांकि इसकी जरूरत, आई नो आप लोग कहोगे कि जरूरत नहीं है, बट आई वुड से कि जब वेस्ट इंडीज सामने खेल रहे हो, ठीक है आपने अच्छी बॉलिंग की, ठीक है आपकी बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन थोड़े से और चीजें ऐड ऑन हो सकती थी। हालांकि यस, जीतने के बाद ये चीजें मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि आपने बॉलिंग कैसे की, जो आपने बहुत जबरदस्त की, जो आपने एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेहतर करी। सो अब अगले मैच में देखना बस ये है कि क्या संदीप लामेछाने थोड़ा सा और टाइम लेते हैं अपने लिए, या फिर जो भी उनका अपना रीजन है, उनसे मैं इस बारे में मैंने बात नहीं करी, जो भी उनका अपना रीजन है वो अपना पर्सनल कॉल है उनका। सो बिकॉज टीम इज इन गुड कंडीशन आपके, हाँ नंदन का ना होना थोड़ा सा टीम को मुश्किल जरूर डाल सकता है, बिकॉज कल सोमपाल ने काफी रन लीक करे। अगर नंदन होते तो शायद सोमपाल को सारे, मतलब अगर अच्छी बॉल नहीं गिर रही है उनकी, तो वहां पर शायद नंदन एक आध ओवर उनसे शेयर कर लेते, और वहां पर शायद चीजें, क्योंकि नंदन आए, उन्होंने विकेट ली, और वो क्रूशियल टाइम पर आकर विकेट ली उन्होंने, टॉप ऑर्डर की विकेट ली उन्होंने। सो ये जो कुछ चीजें, अगर आप आगे रहते तो आप 1-2 ओवर आगे भी फेंकते, और शायद सोमपाल जो उतना अच्छे से अच्छे फ्लो में नहीं दिख रहे थे, काफी बार उनकी लेंथ आगे पीछे हो रही थी, सो उसको वो काफी ज्यादा दोनों शेयर कर लेते तो शायद चीजें और बेहतर होती। आई नो कि ये सारी बातें जीतने के बाद लोग नहीं करते हैं, बट मुझे लगता है कि इन चीजों पर हमारा ध्यान जीतने के बाद भी होना बहुत बहुत जरूरी है। सो यस, नंदन का नेक्स्ट मैच में होना बहुत क्रूशियल है। नेपाल कैन नॉट अफोर्ड टू लूज नंदन यादव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप एक मैच जीत चुके हो, 2 में से आपको एक जीतना है। सो अगर आप वो नेक्स्ट वाला जीतोगे तो उसमें अच्छी बात ये होगी कि आप तीसरे मैच में आदिल को भी देख सकते हो। आई एम वेरी पॉजिटिव, बिकॉज मुझे ये पता है कि
कि जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैच से एक दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया था आपको कि चांसेस काफ़ी कम हैं क्योंकि कोच जो है उनकी बातों से ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कुछ नया ट्राई करने का सोच रहे हैं, और बिल्कुल वैसा ही हमें मैदान में दिखा। लेकिन संदीप जोरा टीम में थे, ये देखकर अच्छा लगा, बट ठीक है वो चॉइसेस वाली बात है। हालांकि हम सब चाहते थे कि संदीप और आदिल दोनों हों, बट अब सॉरी, बट अब देखना यह है कि आदिल जो है उनको मौका मिलेगा आगे, या फिर टीम चाहेगी कि पहले हम सीरीज सिक्योर कर लें उसके बाद हम आदिल की तरफ देखें। लेकिन इस ग्राउंड में आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई गट फीलिंग आदिल कैन डू रियली वेल, बट ठीक है वो कोच और कप्तान की अपनी कॉल है, और हम इंतजार करेंगे अगले मैच का, देखते हैं अगले मैच में क्या परफॉर्मेंस आती है। और अगर वहां पर आदिल अवेलेबल होते हैं तो आई नो, हालांकि आदिल काफी देर तक नॉक करते रहे। अगर आप लोग फेसबुक में मेरे साथ थे तो मैंने कुछ पिक्चर्स वहां पर शेयर की थी, काफी देर तक वो आरिफ के साथ प्रैक्टिस करते रहे वो, और आरिफ खड़ो काफी देर तक वो प्रैक्टिस कर रहे थे, बॉल हिट कर रहे थे, जिससे मुझे लगा कि यार मे बी वो वार्म कर रहे हैं बॉडी, बट नहीं ऐसा नहीं था, वो टीम में नहीं थे। खैर लेट्स जस्ट सी कि आगे हम देखते हैं या नहीं देखते हैं, बिकॉज उनका होना टीम को काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। खैर व्हाट डू यू थिंक अबाउट संदीप एंड नंदन? बिकॉज मेरे हिसाब से नंदन का होना बहुत क्रूशल है। संदीप के अलावा स्पिनर्स हैं जो काम अच्छा कर रहे हैं, इस पिच पर मदद जो है उनको मिल रही है, तो नंदन मेरे लिए ज्यादा क्रूशल है इस पर्टिकुलर टाइम पर। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाते जाते एक बार फिर से मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज यस इट वॉज इंडीड अ fantastic win on a wonderful day. Till then, you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.